1 जनवरी 1818 की सुबह भीमा नदी के किनारे सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि सदियों का डर टूटा। कोरेगांव में खड़े वे महार सैनिक केवल हथियार नहीं उठा रहे थे, वे अपना स्वाभिमान उठाए हुए थे। जिन लोगों को इंसान तक नहीं माना गया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। हजारों की सेना के सामने खड़े कुछ 100 सैनिक पीछे नहीं हटे। गोलियां चलीं, शरीर गिरे, लेकिन हौसले नहीं टूटे। शाम तक अन्याय की ताकत थक गई और साहस जीत गया। विजय स्तंभ आज भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं से नहीं बनता, बल्कि उनसे बनता है जो अपमान के सामने खड़े होते हैं। भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है, जब आत्मसम्मान जागता है तो गुलामी टूट जाती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध। पूरी सच्चाई। 1817 के अंत तक पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से लगातार हार रहे थे। पुणे पर उनका नियंत्रण टूट चुका था। वे अपनी सेना के साथ इधर उधर भटक रहे थे, ताकि कहीं से अंग्रेजी सेना पर निर्णायक हमला कर सकें। 31 दिसंबर 1817 की रात पेशवा की सेना भीमा नदी के किनारे पहुंची। सामने था कोरेगांव गांव। पेशवा को सूचना मिली कि वहां अंग्रेजों की एक छोटी टुकड़ी रुकी हुई है। यह टुकड़ी लगभग 800 सैनिकों की थी। नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन। इसमें बड़ी संख्या महार सैनिकों की थी। पेशवा की सेना लगभग 20,000 थी। घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपें, सब कुछ मौजूद था। 1 जनवरी 1818 की सुबह होते ही पेशवा सेना ने हमला कर दिया। अंग्रेजी टुकड़ी ने भागने की कोशिश नहीं की। वे कोरेगांव गांव के अंदर घुस गए और घरों की दीवारों को मोर्चा बनाया, गलियों को रक्षा पंक्ति, छतों को निगरानी चौकी। युद्ध बेहद क्रूर था। यह कोई खुला युद्ध मैदान नहीं था, यह गांव के बीच मौत का संघर्ष था। महार सैनिक सबसे आगे थे। वे जानते थे, अगर हारे तो फिर से गुलामी, अगर जीते तो इतिहास। दिन भर पेशवा सेना ने कई बार हमला किया। घुड़सवार गलियों में फंस गए, तोपों का सही उपयोग नहीं हो सका। दूसरी ओर अंग्रेजी सैनिक सीमित संसाधनों के बावजूद संगठित थे। कई महार सैनिक शहीद हुए, कई घायल होकर भी हथियार नहीं छोड़े। शाम तक पेशवा सेना थक चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो गया कि इस छोटे से गांव को जीतना आसान नहीं है। अंततः पेशवा बाजीराव द्वितीय को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। यह युद्ध सैन्य दृष्टि से निर्णायक नहीं था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ऐतिहासिक था। पेशवा काल, जाति व्यवस्था और महार समाज की वास्तविक स्थिति। 18वीं सदी का भारत सिर्फ राजनीतिक संघर्षों का समय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अत्याचारों का युग भी था। मराठा साम्राज्य का केंद्र पुणे था और वहां शासन कर रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाहर से यह शासन स्वराज्य और मराठा गौरव का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन अंदर की सच्चाई बहुत अलग थी। उस समय समाज पूरी तरह जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते थे, क्षत्रिय सत्ता में थे और शूद्र को इंसान तक नहीं माना जाता था। महार समाज की स्थिति सबसे भयावह थी। महारों के लिए नियम थे। वे गांव की मुख्य बस्ती में नहीं रह सकते। मंदिरों में प्रवेश अपराध था। कुओं से पानी भरना मना था। रास्ते में ब्राह्मण सामने आ जाए तो सिर झुकाकर खड़ा रहना पड़ता था। इतिहास बताता है कि महारों को गले में मिट्टी का घड़ा और कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी। घड़ा इसलिए कि थूक जमीन पर न गिरे और झाड़ू इसलिए कि उनके पैरों के निशान मिट जाए। यह अपमान सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी का हथियार था। पेशवा शासन में महारों को सेना में सिर्फ सहायक या संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। वे युद्ध में मर सकते थे, पर लड़ नहीं सकते थे। इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंग्रेजों को स्थानीय सैनिकों की जरूरत थी। उन्होंने जाति से ज्यादा अनुशासन, साहस और क्षमता को महत्व दिया। यही वह बिंदु था जहां महार समाज के युवकों को पहली बार एक अलग रास्ता दिखा। ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें हथियार मिले।
उन्हें नियमित वेतन मिला। उन्हें सैनिक के रूप में पहचान मिली। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह इंसान होने की पहली स्वीकृति थी। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय को यह पता चला कि महार अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में हैं, तो उनके भीतर गुस्सा और भय दोनों था। यह वही लोग थे जिन्हें उन्होंने दबा कर रखा था, और अब वही लोग हथियारबंद थे। युद्ध के बाद विजय स्तंभ और आम्बेडकर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक चलती रही। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इस स्तंभ पर उन सैनिकों के नाम खुदे गए जिन्होंने जान दी। खास बात यह थी कि महार सैनिकों के नाम भी दर्ज किए गए। पहली बार दलित नाम पत्थर पर लिखे गए। यह सिर्फ स्मारक नहीं था, यह इतिहास में दर्ज पहली सामाजिक स्वीकार्यता थी। 1927 में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर यहाँ पहुँचे। उन्होंने इस स्तंभ को देखा और समझाया कि यह युद्ध अंग्रेजों की जीत नहीं, यह अछूत माने गए लोगों की पहली संगठित जीत है। आम्बेडकर ने भीमा कोरेगाम को दलित चेतना का केंद्र बना दिया। इसके बाद हर साल 1 जनवरी को लोग यहाँ आने लगे। आज भीमा कोरेगाम सिर्फ युद्ध स्थल नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक, बराबरी की घोषणा और इतिहास की सच्ची आवाज है। यह जगह बताती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं से नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से बनता है जो अन्याय के सामने खड़े होते हैं।